Hi kids! Hi kids! Hello everyone! Welcome to NEET Adda 24/7. I'm Garma Goel, MSc Gold Medalist and NEET Biology Educator. एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक बहुत ही प्यारे चैनल पे जिसका नाम है NEET Adda 24/7. चलिए भाई, आप 24/7 पढ़ाई करने के दिन आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी NEET 2026 के सिलेक्शन की बारी है ना। तो हमारा जो रिजल्ट था NEET 2025 का वो शानदार रहा। बहुत बच्चों ने YouTube से भी सिलेक्शन लिया, मैं आपको बता दूं। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप YouTube से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, यस। तो आइए बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और जितने भी लाइव क्लासेस है जो 2:30 बजे होगी दिन के, वो सारी क्लासेस आपको यहीं पे मिलेगी बायोलॉजी की, जिसमें मैं पूरी एनसीईआरटी मार्किंग कराऊंगी। जितना हो सकेगा आप लोग का साथ होगा, तब तक हम करते चलेंगे। ठीक है, यस। जल्दी जल्दी स्टार्ट, आराम से बेटा। मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगी, मैंने जस्ट अभी लंच किया है, और लंच करने के बाद जो है मैं थोड़ा सा आराम से बोलती हूँ, वरना जो है हमारी वोकल कॉर्ड्स खराब हो जाती है। यस, हाँ। और अभी जस्ट मैं अपनी पेड बैच की क्लास भी लेकर आई हूँ 2 घंटे की। चलिए अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। चैनल सब्सक्राइब कर दिया सबने? सब फुल टू एक्साइटमेंट में है या नहीं है? हाँ जी, फुल एनर्जी है या नहीं? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे चैट सेक्शन में, क्योंकि आज का क्लास शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से शुरू करें। मैंने क्लास 11th का चैप्टर लिया है, बट इसके बाद मैं क्लास 12th का चैप्टर लूंगी। तो हम ऑल्टरनेटिवली करेंगे क्लास 11 एंड क्लास 12। जो बच्चे क्लास 12 से शुरू कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो बच्चे क्लास 11 से जुड़े हैं वो भी कर सकते हैं सीरीज को, और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं जिन्हें 11 12 दोनों ही करना है वो भी इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी गोइंग टू प्रोसीड दिस सीरीज, एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। इससे पहले कि आगे चले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है जो आपको बहुत एक्सप्लोर करनी है। अगर आपको मेरे साथ डिटेल बैचेस में भी पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, इनमें आपको बुक्स मिलती हैं जो घर जाएंगी, 38 बुक्स। यहाँ पे आपको सारे फ्यूचर बैचेस मिलेंगे टीम जीएनटी के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। यहाँ पे आपको हमारा ओनली बैच मिल जाएगा, और अगर आपको सिर्फ बायो पढ़ना है तो वो भी आपको अवेलेबल है। कोड आप देख सकते हैं, नंबर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ना 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 ना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैम आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रॉमिस दैट यू विल कंप्लीट दिस सीरीज। ओके प्रगति, ओके ठीक है। अब मैं पढ़ा लूँ? यस, अब मैं पढ़ा लूँ। देखो बच्चों, मैं बहुत डांट लगाती हूँ जब मैं सीरियसली पढ़ाती हूँ। मैं थोड़ी बात ना क्लियर कर देती हूँ YouTube पे। मैं इसे बिल्कुल भी YouTube की क्लास नहीं मानती, ना मैं इसे फ्री की क्लास मानती। पता है क्यों? क्योंकि समय तुम्हारा भी इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है। अगर समय जा रहा है किसी चीज में तो वो फ्री की नहीं हो सकती कभी भी। दूसरी चीज, ज्ञान बहुत मिलेगा, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठना। तीसरी चीज, कोई बकवास करेगा तो डबल जवाब मेरे से सुनेगा। मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ व्हेन इट कम्स टू स्टडीज। ऐसी सिलेक्शन नहीं आता इतना। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। आई होप जो पेड बैचेस वाले बच्चे वो जानते हैं ये बात। बहुत अच्छे से सुनाती हूँ फिर मैं। ठीक है, चलो आओ, आइए भाई। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से शुरू करें। सबसे पहली चीज, क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? क्यों चाहिए? क्लासिफाई तो होता ही है ना। अभी नीट का नंबर आया था तब नहीं क्लासिफिकेशन हुआ भाई। टॉप 100 वालों को एम्स मिल जाएगा, फिर टॉप 1000 वालों को ये मिल जाएगा। ऐसे ऐसे क्लासिफाई हो जाते हैं। जिनके नंबर ज्यादा अच्छे नहीं आए, रैंक ज्यादा अच्छे नहीं आए, भाई वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बेटा क्लासिफिकेशन तो हर जगह होता है। ऐसे इतने जीव जंतु पेड़ पौधे इस दुनिया में है कि सबको क्लासिफाई करने का है। ये इंसानों की चुल है, हर चीज को क्लासिफाई करने का है। और अगर आप क्लासिफाई नहीं करोगे तो अपने लिए मुश्किलें बढ़ा लेते हो। क्यों? क्योंकि फिर हम उन्हें सॉर्ट नहीं कर पाते, हम उनको उनकी कैटेगरीज में नहीं डाल पाते, फिर हम ये नहीं देख पाते कि किस तरीके से पहचाने हम। तो इसलिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। क्या जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। इसलिए क्लासिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। अब यहां से शुरू करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन का मतलब होता है जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है। ठीक है, There have been many attempts to classify living organisms. मैंने कहा था ना इंसानों को चूल्हे क्लासिफिकेशन की। देखो पहली लाइन में एनसीईआरटी ने यही लिखी है।
एनसीईआरटी क्या कहती है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वॉज साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक बेसिस पे नहीं, ऐसे ये काला, ये गोरी, ये धौली, ये सुंदरी, ये प्यारी, ये क्यूटी, ऐसे बेटा ऐसे नहीं होता, सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं होता, अपनी अंदर की सुंदरता भी इंपॉर्टेंट होती है गाइस, होती है नहीं होती, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में यस। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे साइंटिफिक बेसिस पे हमने नहीं किया, बट born out of a need to use organism for our own use for food, shelter and clothing। हमने इसमें क्या कहा, जो हम पाल सकते उन्हें पालतू कह देंगे, जिनको हम पाल नहीं सकते उन्हें हम अपालतू कह देंगे। ऐसे तो बताओ भाई ये क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, क्या ये सही तरीका है क्लासिफिकेशन का? नहीं मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एरिस्टोटल, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक आउट योर हाईलाइटर्स एंड योर पेन। अब यहाँ से हमारे पॉइंट्स शुरू हो चुके हैं। अरे माइक कहाँ चला गया, एक सेकेंड, ये माइक कहाँ चला गया, ये रहा, रुको जरा माइक लगा ले, तभी तुम्हें आवाज कम आ रही होगी। अब आवाज सही आ रही है? चलो देखो इधर, देखो बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिर कहां से शुरुआत हुई थी क्लासिफिकेशन की? तो इट वाज हु, द फादर ऑफ बायोलॉजी, इट वाज एरिस्टोटल। तो सबसे पहले कहां से कहानी शुरू हुई? एरिस्टोटल से। लिखो यहाँ पे एनसीईआरटी में नोट्स बनाओ अपने। सबसे पहले कौन आया? एवरीबडी रिपीट आफ्टर मी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले किसने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, आपका आंसर क्या होगा? जो सबसे पहले थे जिन्होंने शुरू किया वो थे एरिस्टोटल, ठीक है। इनका जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक बेस्ड, ये था साइंटिफिक बेस्ड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। He used simple morphological characters। क्या साइंटिफिक बेसिस था इनका? कि he used simple morphological characters। morphological characters कौन से होते हैं? कौन से होते हैं morphological characters? morphological characters होते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। सो इनका किस पे बेस्ड था बच्चों? एक्सटर्नल फीचर्स पे बेस्ड था इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सो हो गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू। अब इन्होंने प्लांट्स को किस पे डिवाइड किया? इन्होंने प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइट पे डिवाइड किया। प्लांट्स को कैसे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ, यस बच्चों, प्लांट्स को कैसे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। यानी कि जो सबसे लंबे वाले थे वो थे ट्रीज, जो से थोड़ी सी छोटी हाइट के थे उन्हें क्या बोला? श्रब्स। जो और छोटे थे उन्हें क्या बोला? हर्ब्स। उन्हें क्या बोला? हर्ब्स, ठीक है बच्चों। सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स। इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया into two groups which had RBC and those who did not have RBC। तो यानी कि ये एनिमल्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ RBC। किसके पास RBC है और किसके पास RBC नहीं है। तो ये दो ग्रुप्स कौन से थे, कोई बता सकता है? एक था इनेमा और एक था अनीमा, ठीक है। एक था इनेमा और एक था अनीमा। इनेमा वालों के पास क्या था? विद आरबीसी। इनके पास क्या था? आरबीसी था। और इनेमा वालों के पास आरबीसी नहीं था, डिड नॉट हैव आरबीसी। इनके पास आरबीसी नहीं था, ठीक है। अब आते एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट वन टू डिवाइड, टू क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मैनर? यस बच्चों, एवरीबडी इन द चैट बॉक्स बताइए बताइए बताइए, कौन थे सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था? हाँ जी कौन थे बच्चों सबसे पहले? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दैट वाज हाइट।
हाइट के बेसिस पे इन्होंने 3 तरह के प्लांट्स बताए। जो सबसे लंबे वाले थे वो थे ट्रीज, जो उसके बाद श्रब्स, उसके बाद हर्ब्स, फिर उसके बाद कौन से हमारे एनिमल्स। एनिमल्स जिनके पास आरबीसी है उन्हें अनीमा बोला गया, इनीमा, और जिनके पास नहीं है उन्हें एनीमा बोला गया। जिनके पास है इनीमा, जिनके पास नहीं आरबीसी, जैसे कि अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स किस में आएंगे आपके अनीमा में, क्योंकि उनके पास आरबीसी नहीं होता है, उनका खून लाल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। अब आगे चलते हैं। अब देखो लिनेनियस, और क्या क्या काम किया था लिनेनियस ने, बताना जरा चैट बॉक्स में, और क्या क्या काम किया था लिनेनियस ने। सबसे पहले ये देख लेते हैं। लिनेनियस वो थे जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। क्या दिया था इन्होंने? ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। इसके अलावा बेटा इन्होंने एक और टर्म बताया था जहां पे हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी यूज करते हैं। वो क्या था? व्हेन द टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन phylogenetic relationship, it is called as systematics. It is called as what? Systematics. तो ये काम भी किसने किया था? लिनेनियस ने। और तीसरा काम जो लिनेनियस ने किया था वो क्या किया था? He also gave the two kingdom classification. और क्या काम किया था? इन्होंने two kingdom classification भी दिया। कौन सा दिया इन्होंने? two kingdom classification। और इस two kingdom classification के अकॉर्डिंग all the organisms are divided into two groups. कितने ग्रुप से बचे? 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप कौन सा था? प्लांटी, और दूसरा ग्रुप कौन सा था? एनिमेलिया। दूसरा ग्रुप कौन सा था? एनिमेलिया। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। So Linnaeus gave 2 kingdom system of classification with Plantae Animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. ठीक है, सो इन्होंने डिवाइड किस बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जिनके पास सेल वॉल है वो किस ग्रुप में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। जिनके पास सेल वॉल है वो किस ग्रुप में आएंगे? वो आएंगे प्लांटी में। जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो किस में आएंगे? एनिमेलिया में। सो जो बेसिक चीज थी, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो किस पे बेस्ड था? सेल वॉल पे। जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांटी, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमेलिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ दिस सिस्टम डिड नॉट, अब ये सिस्टम फेल क्यों हुआ? आइए भाई, Why 2 kingdom classification failed? जैसे हम आपसे पूछे ना भाई कौन सा सब्जेक्ट वीक था तेरा, बता जरा, जिसके कारण तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, है ना? या तूने ऐसी क्या बात बोली कि तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के भाग गई? तो ऐसे ही बच्चे, ऐसी कौन सी बात इन्होंने नहीं की जिसके कारण ये फेल हो गए? आओ ये देखते हैं जरा। सो दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स। तो पहला फेलियर क्या था? चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों के दोनों सेल को आपने एक सिस्टम में डाल दिया, विच इज रॉन्ग। तो पहला फेलियर क्या था? डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, पहला फेलियर। दूसरा फेलियर क्या था? आइए वो देखते हैं। दे ऑल्सो फेल टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये भी एक ही ग्रुप में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आप यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर, सबको दे दबादब एक जगह ठोस दिया। यस, ऐसे थोड़ी होता है यार, स्टोर रूम थोड़ी है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, है ना? तो दूसरा क्या था? यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएट ही नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं तीसरे पे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल्सो फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, जिनके पास सेल वॉल है, क्या बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है? बताओ जरा जल्दी से चैट बॉक्स में।
क्या बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है? क्या फंजी के पास सेल वॉल होती है? क्या प्लांट के पास सेल वॉल होती है? आप कहेंगे यस मैम, इन तीनों के पास सेल वॉल होती है, बट इनके अकॉर्डिंग तो ये तीनों एक ही ग्रुप में है, दैट इज प्लांट। जबकि फंजी इज नॉन फोटोसिंथेटिक और आपका प्लांट ही क्या है? फोटोसिंथेटिक, फिर भी एक ही ग्रुप में है। ऐसे थोड़ी होता है बेटा। इसलिए इनका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था विच वॉज गिवन बाय लिनेनियस, वो पूरा का पूरा फेल हो गया। क्या हो गया बच्चों? पूरा का पूरा क्या हो गया? फेल। ठन ठन गोपाल। चलिए एक बार वापस से मैम से रिवाइज करेंगे। चलिए एवरीवन इन द चैट सेक्शन, हु गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन? आंसर्स किसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? इट वॉज लिनेनियस। लिनेनियस ने दिया था। कौन से दो किंगडम बनाए थे? एक प्लांटी, एक एनिमेलिया। किस बेसिस पे दो किंगडम बनाए थे? सेल वॉल। ठीक है, बट ये सिस्टम फेल क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया बिटवीन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, बिटवीन यूनी मल्टीसेलुलर एंड बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। अब जब ये बाबू फेल हो गया है तो यानी कि नया क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। जब ये फेल हो गया है तो बनाना तो पड़ेगा ना नया सिस्टम। चलिए आइए फिर बनाते हैं नया सिस्टम। आ जाओ बच्चों। अब आते हैं क्लासिफिकेशन, इसको मार्क कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. ये कहते हैं कि प्लांट और एनिमल तो झट से बता सकते हैं, बट कुछ ऐसे जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं, उनका क्या करें? So besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristic like, अभी देखो ये क्या कह रहे हैं, अब सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे नहीं बल्कि और फीचर्स को यूज किया जाएगा क्लासिफिकेशन के लिए। वो और फीचर्स कौन से थे? पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं बल्कि 6 और ऐसी चीजें हैं जिन्हें यूज किया जाएगा फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपसे बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि और 6 चीजें हैं जिन्हें आप यूज करोगे फॉर क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा था? सेल स्ट्रक्चर, दूसरा नेचर ऑफ वॉल, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा हैबिटेट, उसके बाद मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ये सब यूज करने हैं। ठीक है, now classification system for the living organism have been undergone several changes over the time. अरे ये तो बदलाव आता रहता है, जैसे आपके फोन में बदलाव आता रहता है ना? फोन में आता नहीं है, मम्मा मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए, फिर मम्मी बोलते नीट निकाल ना बाबू, मैं दिलाएगी ना, बट उसके लिए नीट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा जैसे आपके फोन अपग्रेड्स होते हैं, आपके इंस्टाग्राम के अपडेट्स आते हैं, आपके यूट्यूब के अपग्रेड्स आते हैं, ऐसे ही बेटा हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम के भी अपग्रेड्स होते रहते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन अंडरगॉन सेवरल चेंजेस। ओके, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन changing, the number and the nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. चलो ये वाला पैराग्राफ जरूरी नहीं है, अब आओ। ये टेबल किसने दी थी? बस ये बता दो मुझे। This is a 5 kingdom classification and 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker. किसने दी थी? R.H. Whittaker ने। और साल बहुत ही सुंदर साल था मेरे बच्चों, याद रहेगा तुम्हें, ऐसा साल जिसे तुम आसानी से याद कर सकते हो, 1969। इट वॉज R.H. Whittaker who gave us 5 kingdom classification। ठीक है, और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसमें 5 किंगडम की बात हो रही है, दिस वॉज गिवन इन द ईयर 1969। सो मेन साइंटिस्ट जिनकी क्लासिफिकेशन को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड माना गया वो कौन है? R.H. Whittaker, 1969। अब देखिए 5 फैक्टर कौन से हैं, इसकी ट्रिक बताऊं? हाँ भाई ट्रिक बता दूं। देखो C2, ठीक है, N2B,
C2N2B। चलो जल्दी से बताओ मैम के साथ, मैम के साथ 2 बार बोलो, अभी याद हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर? C2N2B। फिर से बोलो एक बार, व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर? C2N2B। ये याद रखना है। अब C2N2B क्या है? ये टेबल है जिसे आपको याद करना है, क्योंकि कहीं से भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर सबसे पहले देखें तो वो 5 किंगडम कौन से है? सबसे पहला किंगडम उन्होंने बनाया एक मोनेरा, दूसरा बनाया प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजी, चौथा था प्लांटी और 5वां था एनिमेलिया। तो 5 किंगडम का नॉमेनक्लेचर हुआ, जिसमें पहला कौन सा था? मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजी, चौथा था प्लांटी और 5वां था आपका एनिमेलिया। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले C2N2B क्या है? ये ट्रिक टू रिमेंबर है। पहला C सेल टाइप, दूसरा सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हो गया आपका C2N2B। ठीक है, अब सबसे पहले सेल टाइप। मोनेरा का सेल टाइप और बाकी सबका सेल टाइप सेम है या डिफरेंट डिफरेंट? अगर आप देखेंगे बच्चों, इन सब में सिर्फ मोनेरा ही है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब क्या है आपके? यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। अब आप कहेंगे मैम ये प्रो और यू है क्या? यही समझाइए ना। चलिए, बच्चे डिमांड करेंगे तो मैम काहे नहीं समझाएंगे, बताइए। अब यहाँ पे एक स्लाइड लेते हैं और बच्चों को बताते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रो माने पुराना, ठीक है, प्रिमिटिव। कैरियोटिक, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। क्या मतलब है? न्यूक्लियस। यानी इस सेल के पास ऐसा न्यूक्लियस है जो पुराना है, जो प्रिमिटिव है, जो भूल चुका है नयापन का एहसास। यानी कि इसके पास ऐसा न्यूक्लियस है विच इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस है इसका? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस छोड़ो, इसके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। यानी कि इसको मर्यादा नाम का शब्द पता नहीं है, जहां देखता है बस लाइन मारने लगता है नालायक। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब दूसरा सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। दूसरा कौन सा हमारा? यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल देखो, यू का मतलब क्या है? सच्चा, जो आजकल सच्चा प्यार मिलता नहीं है। कैरियन का मतलब क्या बताया था मैम ने? न्यूक्लियस। यानी कि इसका न्यूक्लियस कैसा है? सच्चा न्यूक्लियस। यानी ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास मेम्ब्रेन है। ये हमारा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। और सिर्फ इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों इन दोनों में से एडवांस कौन सा है, तो मेरे बच्चे क्या जवाब फेंकेंगे चैट बॉक्स में? कौन सा एडवांस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा बेटर है? तो जवाब क्या होगा आप सबका, बताइए। हाँ जी, तो देखिए ये यूकैरियोट वाला ज्यादा एडवांस है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये ज्यादा आगे की सोचता है, और ये तो भाई मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ऐसा टाइप से। ठीक है, तो यहां पे बच्चों ऐसा ही है, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक रहेगा, बाकी सब यू यू यू, आई लव यू। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद चलते हैं सेल वॉल। क्या बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है? आप कहेंगे यस मैम, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल देखेंगे तो यहाँ पे यस सेल वॉल है, और सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी है, बल्कि किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे बनी है इनकी सेल वॉल? इनकी सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकन से। ये पेप्टिडोग्लाइकन एक तरह का क्या होता है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स शुगर है। क्या होता है? ये एक तरह का हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, जो किससे बना है? ये बना है नाम से प्लस नाग से, नाम प्लस नाग। ठीक है, नाम के हैं रिश्तेदार, नाग जैसे हैं वो। ठीक है, सो नाम प्लस नाग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नाम क्या है बच्चों? नाम के फुल फॉर्म है एन एसिटाइल
म्यूरामिक एसिड, और नाक की फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, प्रोटिस्टा। क्या प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल है? मे बी नॉट, मे बी नॉट। ठीक है, फंजी के पास सेल वॉल है? आप कहेंगे यस मैम बिल्कुल। और इसकी सेल वॉल किससे बनी है? काइटिन से, जो कि नीट का फेवरेट सवाल है। तो यहाँ पे किससे बना है? काइटिन से। काइटिन क्या होता है? एक तरह का होमोपॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? एक तरह का होमोपॉलीसैकेराइड। और ये किससे बना होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये बना होता है नाग से, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना होता है। ठीक है, फिर आते हैं प्लांटी। आप कहेंगे मैम हाँ प्लांट के पास तो सेल वॉल होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि सेल्यूलोज से बनी होती है इसकी सेल वॉल। और एनिमल्स के पास सेल वॉल होती है? कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई राजा इसका, कोई एक्सेप्शन है? किसी एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस। ठीक है, एब्सेंट। अब आते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक था, अब यहाँ पे मैम ने लिखवाया था प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यहीं से इसका आंसर आ जाएगा, एब्सेंट प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ये तो इसी से ही आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अरे भाई एक सेल से तो बना ही है, सेलुलर। ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इसमें सारे आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, इसमें आते हैं सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसमें फंजी मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर यीस्ट एग्जाम्पल, प्लांटी मल्टीसेलुलर एंड एनिमेलिया मल्टीसेलुलर। ठीक है, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया दोनों तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। ये अभी मैं डिटेल में बताऊंगी सारा, ऑटोट्रॉफिक भी हेट्रोट्रॉफिक भी। प्रोटिस्टा यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये भी दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फंजी दूसरों का ही खाना खाना जानती है, खुद से नहीं बनाती, आलसी है बिल्कुल तुम्हारी तरह नालायको, हेट्रोट्रॉफिक। प्लांटी खुद से खाना बनाएंगे, दूसरों के भरोसे नहीं बैठे रहते, नालायको, ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक। एनिमेलिया बिल्कुल तुम्हारी तरह हेट्रोट्रॉफिक, बस खाना कोई बना के दे दो, हमसे ना हो पाएगा, ये भी क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। सो ये है वो 5 चीजें जो आर.एच. व्हिटेकर ने यूज की फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आगे चले बच्चों, यहां तक समझ में आया? यस और नो बताइए, यहां तक समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए, यस और नो। अब आगे चलते हैं, आर.एच. व्हिटेकर। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, आइए। आर.एच. व्हिटेकर 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या प्रपोज की थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड। कौन कौन से 5 किंगडम यूज किए थे? मोनेरा, मोनेरा में क्या आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। लिखो जितनी, प्रोकैरियोट्स जितनी बार लिखोगे उतना याद रहेगा ये चैप्टर, और इसी तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी भी चाहिए। फिर दूसरा कौन सा आता है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या था? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्या लिखोगे फुल मार्क्स मिल जाए? ये होते हैं हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर फंजी, फंजी कैसे थे? हेट्रोट्रॉफ्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये सारे क्या हमारे? हेट्रोट्रॉफ्स। प्लांटी, ये सारे क्या हमारे? ऑटोट्रॉफ्स। एंड 5वां किंगडम कौन सा दिया था? एनिमेलिया, ये भी क्या है हमारे? हेट्रोट्रॉफ्स। नाउ द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम। कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया जो उन्होंने यूज किए? ठीक है, यस देखो, बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, एक सेल स्ट्रक्चर यूज किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो कौन कौन सी चीजें यूज की बच्चों उन्होंने? C2N2B, सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप,
yes, mode of nutrition, body organization, nuclear membrane, हाँ, और reproduction and phylogenetic relationship. ठीक है, चलिए आइए. Now table 2.1 ये तो हमने पूरी कर लिया टेबल. अब आते हैं नेक्स्ट, द 3 डोमेन सिस्टम. Who gave the 3 डोमेन सिस्टम? किसने दिया था 3 डोमेन सिस्टम? यस बच्चों, दिस वाज गिवन बाय कार्ल वूज. किसने दिया था ये? कार्ल वूज, जिन्होंने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. कौन सा दिया था इन्होंने? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वूज. जल्दी से लिख लीजिए इसे भी एनसीईआरटी में. कार्ल वूज ने दिया था. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट. द 3 डोमेन सिस्टम has also been proposed that divides the kingdom in Monera into 2 domains. ये कहते हैं मोनेरा में भी 2 डोमेन है. मोनेरा बहुत बड़ा है क्योंकि उसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, तो इसको भी क्लासिफाई करना जरूरी है. आप सारे बैक्टीरिया को एक जगह नहीं डाल सकते, इसलिए इन्होंने कहा कि मोनेरा को भी 2 डोमेन में बांट दीजिए. ठीक है, अब इन्होंने और क्या कहा? लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स टू द 3rd डोमेन. मोनेरा के अंदर 2 डोमेन आ गए, फिर तीसरे डोमेन यूकैरियोटिक है जिसमें बाकी सारे किंगडम्स आ गए. ऐसे इन्होंने बांटा एंड हियर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया. अब कैसे हो गया देखिए, इसको मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के आप लोग को समझाती हूँ. इन्होंने क्या बोला बच्चों? देखो, इन्होंने बोला मोनेरा में 2 डोमेन बना दो. ठीक है, 2 डोमेन बना दिए. एक डोमेन कौन सा था? यू बैक्टीरिया, और दूसरा डोमेन कौन सा था? आर्की बैक्टीरिया. दूसरा कौन सा था? आर्की बैक्टीरिया. फिर उसके बाद एक है हमारा डोमेन यूकैरियोटा, जिसके अंदर आपके 4 क्लासेस आते हैं. इसमें कौन कौन से आएंगे? प्रोटिस्टा, और कौन सा आएगा? फंजी, और कौन सा आएगा? प्लांटी, और कौन सा आएगा? एनिमेलिया, और कौन सा आएगा? एनिमेलिया. तो अगर मैं टोटल किंगडम्स पूछूं तो कितने हो गए मेरे बच्चों? टोटल किंगडम्स कितने हो गए? यस, टोटल किंगडम्स कितने हो गए? 6 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6. टोटल किंगडम कितने हो गए? 6. ये चीज, दिस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वूज. या तो इसे 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. ठीक है, अब देखिए इधर. Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई ये देखते हैं. Earlier classification system included bacteria, blue green algae यानी cyanobacteria, fungi, mosses जो अभी प्लांटी में है, ferns, gymnosperms, angiosperms under plants. इन सबको प्लांट कंसिडर करते थे. साइनोबैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, मॉस हो गया, लिवरवॉर्ट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, सबको, क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी. अब देखो, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स. तो भाई इन सबको एक साथ करने का क्या रीजन था? बताना जरा चैट सेक्शन में. क्या रीजन था इन सबको एक साथ करने का? व्हाई दे वर केप्ट इन द सेम किंगडम? क्यों इन सबको सेम किंगडम में रखा गया? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. हाँ, आशिकी से फुर्सत नहीं मिलती, बहुत दिनों बाद बच्चों को लाइव स्ट्रीम मिली है. यस, चाइल्ड प्रॉपर्टी मतलब बेटा ट्विंकल, जो तुम्हारे हालात है ना, तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी बेटा. यस, बताइए जरा, आखिर इन सबको, चाहे वो मॉसेस हो, बैक्टीरिया हो, फंजी हो, फर्न्स हो, जिम्नोस्पर्म्स हो, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको एक में क्यों रखा गया? यस, क्योंकि इन सबके पास सेल वॉल थी. क्या ये सही चीज है? आप कहेंगे नो मैम, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है. दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. बाकी सब चीजें बहुत अलग है यार इनकी, सिर्फ एक सेल वॉल ही तो कॉमन है, और बाकी कॉमन है क्या इन सब में? इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक. अब देखो, इसके कारण प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स
which were eukaryote, it also grouped together the unicellular and the multicellular. जैसे क्लेमेडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ये यूनिसेलुलर है, बट इन्हें मल्टीसेलुलर के साथ क्लासिफाई कर दिया गया। बहुत ही सारी गड़बड़ हो रही थी, बहुत ही सारी। ठीक है, अब आइए इधर, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफ्स। और क्या क्या नहीं हुआ, हेटेरोट्रॉफ, फंजी, ऑटोट्रॉफ, ग्रीन प्लांट्स को अलग नहीं किया गया, सेल वॉल वाले में डाल दिए इनको भी, दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन द वॉल कॉम्पोजिशन। द फंजी वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, वाइल ग्रीन प्लांट्स की किससे बनी है, सेलुलोज। इतने बड़े बड़े फर्क होने के बाद भी एक जगह डाल दिया, एक जगह डाल दिया। ठीक है, झोल है झोल। यस, अब देखो, when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate। अब जब देखा कि नहीं भाई, इनको एक में मत डालो, इनको अलग अलग करो, ये बहुत अलग है, फिर इनको अलग अलग किया गया। इट्स लाइक डॉक्टर को एक जगह डाल दिया, इंजीनियर को एक जगह डाल दिया, छपरी इन्फ्लुएंसर को भी एक जगह डाल दिया। यस, जिसके बारे में आप दिन भर क्या करते रहते हैं, जिनकी वीडियोस आप दिन भर देखते रहते हैं, इन सबको एक जगह डाल दिया। सोचो, अब छपरी इन्फ्लुएंसर को फिर अलग किया, डॉक्टर को अलग किया, इंजीनियर को भी क्या किया, अलग किया, तब जाके बेटा बात बनती है, ऐसे नहीं बात बनती। सो ये चीज थी। सो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर क्या है, सारे प्रोकैरियोट्स आ गए, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स किस में आ गए, मोनेरा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किस में चले गए, आपके प्रोटिस्टा में। किस में चले गए, प्रोटिस्टा में। और किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमेडोमोनास एंड क्लोरेला। भाई अब ये बताओ, क्लेमेडोमोनास एंड क्लोरेला किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे या प्लांटी में आएंगे, ये बताओ जरा। हाँ, यस, बताइए किस में आएगा फाइनली, ये आएगा सब प्रोटिस्टा में, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, विद पैरामीशियम अमीबा which were placed in the animal kingdom which lack cell wall। अब ये किस में चले गए, प्रोटिस्टा में। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms। Now this happened because the criteria for classification changed। और ये आगे भी चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजी, प्लांटी एंड एनिमेलिया की पूरे अलग से किंगडम है। चलिए अब शुरू करते हैं मोनेरा से। कोई नहीं बेटा, सॉरी वॉरी हो गई, आराम से एनसीईआरटी पढ़ो, सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस। अब आते हैं मोनेरा। सबसे पहले जो मैंने अभी तक पढ़ा है, मोनेरा में कौन आता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। बेटा आर.एच. विटेकर पहले आएगा ना, रितिका बताओ जरा कैसे हैं ये, जो पढ़ा है पहले वो बताओ। किंगडम मोनेरा क्या है, यस बच्चों, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। सबसे पहले यूनिसेलुलर लिखो, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट्स लिखो या यूकैरियोट्स लिखो, इसमें आते हैं सारे प्रोकैरियोट्स, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं आपके मोनेरा में। अब आते हैं, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम। इस किंगडम में कौन आते हैं, सिर्फ बैक्टीरियाज, ओनली बैक्टीरियाज यू फाइंड इन किंगडम मोनेरा, इसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, वो है आपके मोनेरा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह होते हैं बैक्टीरिया, एवरीवेयर। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। इतनी से सॉइल में भी खूब सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जीते हैं उनको कौन से बैक्टीरिया बोलते हैं, गाइस आंसर्स। जब वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जीते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स यानी कि बहुत गर्म पानी में भी रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। या डेजर्ट्स, या वो स्नो में रहते हैं, या वो डीप ओशंस में रहते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं ऐसे बैक्टीरियाज को, ऐसे बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरियाज, जब वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, या तो वो बिल्कुल अंदर रहते हैं एज एंडोपैरासाइट। लिव इन का मतलब जब बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर है तो उसे एंडोपैरासाइट बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एंडोपैरासाइट, क्योंकि वो शरीर के अंदर है। या अगर शरीर के ऊपर है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर है, अंदर नहीं ऊपर है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट। इसको क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट एज पैरासाइट। तो दो तरह के पैरासाइट है, जो शरीर के अंदर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। जो शरीर के ऊपर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। ठीक है ना। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज है बैक्टीरिया की, बेस्ड ऑन देयर शेप। बेस्ड ऑन देयर शेप, स्फेरिकल, स्फेरिकल कैसा होता है, ऐसा, ये हो गया स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप कौन सी होती है, कोकस। हाँ ही नहीं तेरा कोका कोका कोका, एक दो एग्जाम्पल देना देना देना। ठीक है, यस बच्चों। तो पहला कौन सा हमारा शेप, कोकस यानी कि स्फेरिकल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस। दूसरी शेप कौन सी है, रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड, ये देखिए ऐसा, ये हो गया रॉड शेप, जिसे हम कहते हैं बैसिलस। कौन सी शेप है, बैसिलस। कोई एग्जाम्पल जो आपके जहन में आ रहा हो, जो आप देना चाहते हैं यहाँ पे, बैसिलस का एग्जाम्पल क्या है, बैसिलस थ्रुनजेंसिस। कौन सा है, बैसिलस थ्रुनजेंसिस। फिर उसके बाद और कौन सा शेप है बच्चों, द नेक्स्ट शेप इज कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड कैसा होता है, ऐसा, ऐसा कॉमा शेप्ड, विब्रियो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, विब्रियो या विब्रियम शेप्ड। अरे ये हैजा कर देता है, जैसे पतली टट्टी आती है, फिर कौन है ये हाँ जी, अगर हैजा करता है, क्या नाम है उस बैक्टीरिया का, बताओ जरा, बताइए। हैजा करता है, पतली पॉटी आती है, डायरिया हो जाता है, कौन है वो, विब्रियो कॉलेरा। कौन है वो, विब्रियो कॉलेरा। ये हो गया विब्रियो कॉलेरा। फिर चौथी शेप जो हमें देखने को मिल रही है वो है स्पाइरल शेप्ड, जो कि कुछ ऐसा सा होगा, स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, जैसे हम कहते हैं स्पिरिलियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, रोडोस्पिरिलियम। रोडोस्पिरिलियम, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, रोडोस्पिरिलियम। तो कितने टाइप ऑफ बैक्टीरियाज है गाइस, कितने टाइप ऑफ बैक्टीरियाज है, कितने टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं। जो स्पैम करेगा उड़ा दूंगी उसे अपने चैट सेक्शन से, याद रखना इस बात को। क्लास लेनी है, लो स्पैम करने मत आओ, बच्चों की भी खराब करते हो क्लासेस। बताइए जरा कितने हैं, 4 शेप के, 4 टाइप ऑफ बैक्टीरियाज है बेस्ड ऑन द शेप। पहला गोल वाला कौन सा है, कोकस। रॉड शेप कौन सा है, बैसिलस। फिर उसके बाद कॉमा शेप कौन सा है, विब्रियो। फिर स्पाइरल शेप कौन सा है, स्पिरिलियम। एग्जाम्पल, गोल वाले का स्ट्रेप्टोकोकस, रॉड वाले का बैसिलस थ्रुनजेंसिस, फिर कॉमा शेप्ड का विब्रियो कॉलेरा। फिर उसके बाद चौथा कौन सा है, स्पिरिलियम यानी कि स्पाइरल शेप, कौन सा है, रोडोस्पिरिलियम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये है 4 शेप्स जो आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे सबको लिखने हैं, आज का होमवर्क रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, बट इसका नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जस्ट लाइक माय प्यारा पति। ठीक है, बहुत सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है मेरे बच्चों, बहुत ही सिंपल, बट समझ नहीं आता है, नहीं ना आता समझ में। यस, जैसे नीट एग्जाम बहुत सिंपल लगता है, जब पढ़ने बैठो तो पता लगता है कॉम्प्लेक्स है भाई, 3 सब्जेक्ट है, पढ़ना है, 11th 12th है पूरा। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज सिंपल बट द नेचर ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉम्प्लेक्स। द बिहेवियर ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यानी कि अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा अलग अलग तरह के मेटाबॉलिज्म कहाँ होते हैं, तो आप कहेंगे उसका आंसर है मैम बैक्टीरिया। क्या आंसर है उसका, बैक्टीरिया। नाउ सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया कैसे हैं, अब देखिए यहाँ पे एक इसका टेबल बनाते हैं, देखो कैसे नोट्स बनाने सिखाती हूँ।
यहां लिखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो एनसीईआरटी बोलती जा रही है उसको लिखते जाओ, नोट्स भी बनेंगे और समझ भी लोगे। एनसीईआरटी कहती है कि सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाने वाले ऑटोट्रॉफिक। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट टू ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। कैसे खाना बनाते हैं, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक खाना बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। एनसीईआरटी ऐसे कहती है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अब यहां पे एनसीईआरटी कहती है ऑटोट्रॉफ में भी भाई दो तरह के हैं, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी। एक एनसीईआरटी कहती है कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, और दूसरा एनसीईआरटी क्या कहती है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है। कैसे हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। दो, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो अपना छोटा सा दिमाग लगाओ, यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, अबे दिमाग लगाओ ना, नाम में तो छुपा है जवाब, फोटोसिंथेटिक है। कौन सी एनर्जी होगी, कौन सा होगा सोर्स ऑफ एनर्जी, यस, हाँ जी, यहां पे होगा सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट, सनलाइट। कीमोसिंथेटिक, कीमो केमिकल, यानी कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी, यहां कौन सी होगी, केमिकल एनर्जी। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, फिर आगे नोट्स बनाते हैं, ठीक है। देखो, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स सम है, बट मेजॉरिटी कौन से है, जो खाना खुद से नहीं बनाते, निकम्मे हैं, नालायक ये भी। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स मेजॉरिटी, कुछ ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी सब हेटेरोट्रॉफ्स है, ठीक है। अब एनसीईआरटी नेक्स्ट कर लिखती है, दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। या तो ये पैरासिटिक हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन सा होता है, विच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये कौन से होते हैं, विच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, सड़े हुए खाने को खाते हैं। ये लिखा है एनसीईआरटी ने। बेटा यहां तक समझ में आया नहीं आया, सबको जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। बिल्कुल एनसीईआरटी लिखते जा रहे हैं, एक एक शब्द लिखते जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी का एक एक शब्द समझा रही हूं मैं आपको। अगर आप देखेंगे नोट्स एग्जैक्टली वही बना रही हूं जो एनसीईआरटी ने लिखा है। इस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो देखिए एक एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, यहाँ पे सम लिखा, यहाँ मेजर लिखा, एक एक चीज लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी ने इसके अलावा कुछ नहीं बताया, अब मैं बताती हूँ इसके आगे जो मुझे बताना है। देखिए बच्चे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा है एग्जाम्पल, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि आपका साइनोबैक्टीरिया इज एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और इसका कीमोसिंथेटिक का एग्जाम्पल क्या है, आयरन सल्फर बैक्टीरिया, आयरन सल्फर बैक्टीरिया, ये इसका एग्जाम्पल है। मैंने एग्जाम्पल भी लिखवा दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, आर्कीबैक्टीरिया। ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जीते हैं या ये नॉर्मल हैबिटेट्स में जीते हैं? कहाँ जीते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। कहाँ जीते हैं, नॉर्मल या एक्सट्रीम? नॉर्मल, एक्सट्रीम, कहाँ मिलते हैं यहाँ पे? तो जब भी आर्कीबैक्टीरिया आएगा याद रखना कि हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सट्रीम हैबिटेट्स की। किसकी बात करेंगे यहाँ पे हम? एक्सट्रीम हैबिटेट्स की बात करेंगे, ठीक है। These bacteria are special. Now why they are special? Assertion reason. Guys, assertion reason. Why they are special? Because they live in some of the most harsh habitats such as
एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन। एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में जब ये जीते हैं तो ऐसे बैक्टीरियाज को कहते हैं हैलोफाइल्स। क्या कहते हैं ऐसे बैक्टीरियाज को? हैलोफाइल्स। जैसे हैलोफाइट्स। हॉट स्प्रिंग्स, जब ये बहुत हाई टेम्परेचर पे रहते हैं तब इनको बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है थर्मस एक्वेटिकस। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? थर्मस एक्वेटिकस। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जहां से टैग पॉलीमरेज निकाला जाता है। उसके बाद मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज कौन से होते हैं? जहां पे गोबर होता है, जहां पे कीचड़ होती है, जहां पे मिथानोजन्स होते हैं, जैसे गट ऑफ रूमिनेंट। ये जो मिथानोजन्स होते हैं जैसे मिथाइलोकोकस, ठीक है, मिथाइलोकोकस, ये सब कहां रहते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट्स में। कहां रहते हैं बच्चों? ये गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? जैसे हो गए आपके काउ, जैसे हो गई आपकी बफलो, इन सब के पेट में रहते हैं। क्यों रहते हैं? जैसे कि अबे देखो, जब भैंसिया पदी आए तो उसके पीछे मत खड़े हो ना माचिस लेके, बहुत ही नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। क्यों नुकसान हो जाएगा? आग लग जाएगी भाई क्योंकि बायोगैस आ रही है। ऐसे बम करके निकालेंगे, तुम माचिस लेके खड़े हो तो बम का गोला बना दोगे। तो यहाँ पे क्या बनती है? बायोगैस। बायोगैस बनाते हैं, तो इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मिथानोजन्स। ठीक है, अब देखिए, आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाई दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स? क्यों ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है। अब आप कहेंगे मैम कैसे सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है? क्योंकि इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बल्कि इनके पास होता है स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन। क्या होता है इनके पास? स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन होता है, ना कि पेप्टिडोग्लाइकन। और इसी ताकत के कारण दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। इसलिए कहां पे जी पाते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जी पाते हैं मेरे बच्चों। तो अगर तुम्हें ताकत चाहिए, अगर तुम्हें कुछ करना है लाइफ में, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाकियों के पास नहीं है, तभी तुम एक्सट्रीम बन सकते हो। ठीक है, एनी रोमांटिक गर्ल? You want my चप्पल? Yes, गंदी हो रही है। You want my चप्पल? रोमांटिक गर्ल, सारा रोमांस निकल जाएगा जब कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। हाँ, चला जा। अब देखो, सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होता है ना। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम हैबिटेट। और ये एक और असर्शन रीजन आपका बनता हुआ है इस वाले चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट, मिथानोजन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन होते हैं? जिनका 4 चेंबर वाला स्टमक होता है। ठीक है, जैसे काउ, बफलोस, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है, बायोगैस में से मीथेन नहीं होती बल्कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, इसमें हाइड्रोजन भी होती है, जिससे एक अलग सी स्मेल आती है, बुसी बुसी सी। ठीक है, आ जाओ। यू बैक्टीरिया। यू का मतलब मैम ने क्या बताया था? सच्चे। सच्चे। विक्रम आप दे दो। क्या दे दे विक्रम? है हानवी सोलंकी बेटा? इतनी इज्जत, इतनी इज्जत हम अपने पति किसी की नहीं करते बेटा। आप दे दो। क्या दे दो? मैं आप लोगों के साथ के ना, आप लोग मेरी क्लास में हैं, चैट्स कर रहे हैं, तुम आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द चैट्स ना। क्या दे दो बेटा? विक्रम जी क्या बात हो रही है, हमें भी बताइए। हाँ क्या ना, क्लास में नया नया जोड़े बनते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। जो नज़ाकत होती है ना, वो इन नए नए जोड़ों में देखने को मिलती है। बाद में जाके तो भाई कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई होती है। बताओ हानवी, क्या क्या चाहिए था बेटा? बता नहीं रही है लग रहा है शर्मा आ गई चलो कोई नहीं, यू बैक्टीरिया बताते हैं। ठीक है, आ जाओ। यू बैक्टीरिया क्या है? ट्रू। और ये क्या है? बैक्टीरिया। यानी कि हम सच्चे बैक्टीरिया की बात करेंगे क्लास में अब। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ये बात हमने ऊपर लिखी ली है। बहुत सारे होते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ये हर जगह मिलते हैं मेरे बच्चों। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनके पास कैसी सेल वॉल होती है? इनके पास होती है रिजिड सेल वॉल।
ये जो रिजिड सेल वॉल होती है ना, ये किससे बनी होती है बता दो जरा चैट बॉक्स में। इनके पास स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, बल्कि इनके पास क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन किससे बना होता है, नाग और नाम से। किससे बना होता है, नैम से प्लस नैग से। नैम क्या होता है, एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नैग क्या होता है, एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन। रिजिड सेल वॉल। एंड इफ मोटाइल, यानी कि मान लो कि चल भी रहा है, विक्रम जी चल भी रहा है मान लो, ठीक है। इफ मोटाइल, तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है, फ्लैजुलम। क्या होता है, फ्लैजुलम। ये जो फ्लैजुलम होता है, बैक्टीरियल फ्लैजुलम, ये अलग होता है यूकैरियोटिक फ्लैजुलम से। कैसे, क्योंकि ये बना होता है फ्लैजुलिन प्रोटीन से। किससे बना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बना होता है फ्लैजुलिन प्रोटीन से। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक, लगाए तो चल हुक राजा जी, हाँ ठीक है। और तीसरा कौन सा है मेरे बच्चों, फिलामेंट। फिलामेंट। और इस फ्लैजुलम का काम क्या होता है, लोकोमोशन। लोकोमोशन, ठीक है। अब आ जाओ, द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है। कैसा है ये बताओ जरा चैट बॉक्स में। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये आता है हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, यानी कि ये सनलाइट को यूज करता है सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रिपेयर इट्स फूड। साइनोबैक्टीरिया also referred to as blue-green algae have chlorophyll A। ये वही क्लोरोफिल ए है जो हायर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कैसे हैं, ये यूनिसेलुलर है ऑफ कोर्स, क्योंकि मोनेरा है, मोनेरा में आते यूनिसेलुलर है भाई, ठीक है। प्लस कॉलोनियल, कॉलोनीज में रहते हैं, या ये हो सकते हैं फिलामेंटस लाइक नॉस्टॉक। नॉस्टॉक कैसा है, फिलामेंटस, ठीक है। दे कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, दे कैन बी फाउंड इन मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी, हर जगह मिलता है साइनोबैक्टीरिया। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स हाईलाइट दिस, द कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय gelatinous sheath। They often form blooms in polluted water bodies। ये क्या बनाते हैं, algal blooms। क्या बनाते हैं, algal blooms। जब पानी सड़ जाता है तो algal bloom बनता है। And some of these organisms can fix nitrogen as well। ये नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं, as in case of nostoc, anabena, ठीक है। सो ये जो स्पेशल सेल्स होते हैं जिसके कारण ये नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उन स्पेशल सेल्स को क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। और ये किस में देखने को मिलता है, नॉस्टॉक, एनाबेना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। मैम 436 पे बीएमएस मिल जाएगा बेटा, मैं तो आगे का पढ़ाना शुरू कर दिया है। आओ बेटा, अभी तक के यहाँ के पॉइंट्स बना लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं, आ जाओ। आइए गाइस, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, चलो भाई, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर। एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, ये होते हैं यूनिसेलुलर। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। फिलामेंटस कॉलोनियल और बोथ, ये कॉलोनियल भी होते हैं, ये फिलामेंटस भी होते हैं। पॉल्यूटेड वाटर में क्या बनाते हैं, ब्लूम्स, पॉल्यूटेड वाटर में। और कुछ इनके पास मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। क्या काम होता है हेट्रोसिस्ट का, क्या काम होता है हेट्रोसिस्ट का, नाइट्रोजन फिक्सेशन। 2 एग्जाम्पल लिखे एनसीईआरटी ने, कौन से है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है। जिलेटिनस शीट भी होती है। नेक्स्ट,
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कौन से होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स? विच यूजेस केमिकल एनर्जी फॉर द फूड प्रिपरेशन। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या करते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ते हैं। ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसको क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, इसे करते हैं ऑक्सीडाइज, और यहां से रिलीज होती है एनर्जी, और इस एनर्जी को यूज करते हैं फूड बनाने में, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं ये देखो। हाँ विक्रम बोलो। अबे विक्रम है कहाँ चैट सेक्शन में? हाँ ओ अच्छा दिख गया। ओके, इनऑर्गेनिक फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे जैसे इनऑर्गेनिक में आगे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, उससे जो एनर्जी निकलती है उससे ये खाना बनाते हैं। ठीक है, दे प्ले, अब देखो इस लाइन को मार्क करो, इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के लिए। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। यानी कि ये सॉइल को एनरिच करते हैं, यानी कि ये सॉइल में मात्रा बढ़ाते किसकी? आयरन की, सल्फर की, इन सब की। ठीक है, यस। ये डायग्राम है, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पता है आजकल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वहां पे जेलेटिनस शीट लिखा है और डायग्राम में क्या मेंशन किया है? म्यूसिलेजिनस शीट, यानी कि चिपचिपी। किससे बनी है? ये भी हेट्रोपॉलीसैकेराइड से। किससे बनी है बच्चों? ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड से बनी है। ये भी हेट्रोसिस्ट क्या होता है? एवरीवन इन द चैट सेक्शन, क्या होता है हेट्रोसिस्ट? जहां पे ये है मॉडिफाइड सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या है? मॉडिफाइड सेल है किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। फिर ये देखिए, ये भी हेट्रोसिस्ट है, ये भी हेट्रोसिस्ट है। ये जेलेटिनस या म्यूसिलेजिनस शीट है पूरी की पूरी, और ये किस फॉर्म में? फिलामेंटस फॉर्म में। तो ये है नॉस्टॉक, जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है? फिलामेंटस, और कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। याशी पूछ रहे हैं मैम फिर क्या लिखेंगे? डायग्राम आएगा तो म्यूसिलेजिनस मार्क कर देना, थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो जेलेटिनस कर देना। ठीक है, क्या कर सकती हूं मैं भी बेटा। अब आते हैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया, द मेजॉरिटी, ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये मेजॉरिटी में होते हैं। किसमें? मेजॉरिटी में। कम कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ज्यादा कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। मोस्टली किसकी तरह काम करते हैं? डीकम्पोजर्स की तरह, बिकॉज दे रिलीज एंजाइम्स, Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd. जो बैक्टीरिया कर्ड बनाने के काम आते हैं उसका नाम क्या है मेरे बच्चों? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट्स। अब इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। लेग्यूमिनस में जो फिक्स करता है नाइट्रोजन उसका नाम क्या है? राइजोबियम। क्या नाम है उसका? राइजोबियम बैक्टीरियम नाम है उसका। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स। कॉलेरा कौन करता है? विब्रियो कॉलेरा। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? विब्रियो कॉलेरा। टाइफॉइड का कौन है? सैल्मोनेला। सैल्मोनेला टाइफी है इसका कॉजेटिव एजेंट। टेटनस का कौन है कॉजेटिव एजेंट? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। इसका है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरियल है जो वीट में होता है। ठीक है, आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। अब बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है बैक्टीरिया में? फिजन। फिजन क्या होता है? देखिए, ये एक बैक्टीरिया है, इसको बीच में से तोड़ दो, ये दो बन गए। ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। दे जस्ट डिवाइड, बस डिवाइड कर देते हैं। फिजन समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जब अनुकूल स्थितियां नहीं हैं, तब ये क्या करते हैं बच्चों? तब ये उस टाइम पे करते हैं
उस टाइम क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। उस टाइम पे क्या बनाते हैं? स्पोर्स। And they also reproduce by the sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to another, जिसे हम कहते हैं conjugation। तो conjugation एक तरह का क्या है? Sexual reproduction है जिसमें DNA ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए कापा पार्टिकल्स भी चाहिए होते हैं, वो डिटेल में पढ़ाते हैं, यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। तो यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तीन तरीके से, एक है फिजन। फिजन होता है फेवरेबल कंडीशन में। दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। और तीसरा हमारा कौन सा है? कॉन्जुगेशन, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए डन बच्चों। अब हमारे कुछ डायग्राम्स है। ये जो डायग्राम है ये आपका बैक्टीरिया का फिजन है, फिजन जो आप देख रहे हैं। अब माइकोप्लाज्मा देखते हैं। अब देखिए, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली, नाउ दिस इज PYQ अलर्ट, ठीक है, यस, द माइकोप्लाज्मा आर विच लैक सेल वॉल। फिर भी एक इसमें मोनेरा में ये सबसे छोटे हैं और इनके पास सेल वॉल नहीं है। They are the smallest, ये भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, smallest living cells known and they can survive even without oxygen as well, ठीक है। They are also called as jokers of plant kingdom, ठीक है। Many mycoplasma are pathogen in animals and plants। तो अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट है। सबसे पहली चीज क्या है? स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटे हैं। दूसरा क्या है बच्चों? लैक सेल वॉल है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। तीसरी चीज क्या है? दे कैन इवन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव इवन विदाउट ऑक्सीजन। प्लस दे आर पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक भी होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये हो गया सारा। अब आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा जो हमें शुरू करना है। यस, चले किंगडम प्रोटिस्टा। बेटा देखिए, ये वन शॉट्स नहीं है, ये आराम से चलेंगे। एनसीईआरटी हम आराम से समझाएंगे। दे आर नॉट वन शॉट लेक्चर्स। आई विल टेक मल्टीपल सेशंस ऑफ ईच चैप्टर। अब मान के चलिए 2 से 3 लेक्चर में सारे चैप्टर्स आपके कवर होंगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम हमारी बैच की क्लासेस भी चल रही है, आपको पता है, और बैच की क्लासेस भी काफ़ी लंबी चलती है। और उसके अलावा फिर अब मैंने यूट्यूब भी शुरू किया है। इनिशियली आराम से करते हैं, फिर उसके बाद फिर वन शॉट्स भी हम करेंगे जब टाइम आएगा, ठीक है। तो आज हम ये करेंगे, कल की क्लास में, यानी कि जो अब मंडे को होगी, मंडे की जो आपकी क्लास होगी उसमें हम अगेन 2:30 बजे मिलेंगे। और मंडे की क्लास में मैं पूरा प्रोटिस्टा कंप्लीट कर दूंगी और ट्यूसडे की क्लास में मैं पूरा फंजी कंप्लीट कर दूंगी। फंजी एंड लाइकन वाला पार्ट, वायरस वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट वी कैन इजीली कवर, ठीक है। यस, चलो अब हम मिलते हैं कब? अब हम मिलते हैं सीधा मंडे को 2:30 बजे। और ये सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जिन बच्चों को लग रहा है कि मुझे बायो और अच्छे से पढ़नी चाहिए, डिटेल फॉर्म में पढ़नी चाहिए, वो बच्चे भी हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यस, आराम से पढ़ाऊंगी इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। अगर मैं बहुत लंबी क्लास लेने लगी तो फिर डेली नहीं हो पाएगी, ठीक है। यस, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक करके जाना। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करना है प्लीज मुझे कमेंट्स में बता के जाना, ठीक है। यस, बाय बाय।